जरा अपना अनुभव भी शेयर कीजिए आशुतोष आप। हम सब लोग यही नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हिस्से में रहते हैं और यहाँ पर किस तरह की स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी घटिया होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी परेशानी का सामना उन आम लोगों को करना पड़ता है जो अपने एक एक पैसे को जोड़कर अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर एक घर के लिए अपनी पूरी की पूरी पूंजी को लगा देते हैं और फिर परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। आशुतोष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम और आप जानते हैं क्योंकि इसी नोएडा के रहने वाले हम लोग भी हैं। अपना भी अनुभव बताइए, किस तरह की परेशानी, किस तरह की मुश्किलें और यहाँ से किस तरह के और सवाल जो सामने हैं। देखिए, अगर छत से सीमेंट भी टूट के निकलती है या सीलिंग खराब होती है, बिल्डर के यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। आप इन्फ्लुएंशियल हैं, 4 फोन करेंगे तब भी, लेकिन झिड़क कर जवाब दे दिया जाता है। ये होता है बिल्डर का रसूख। कहीं सोसाइटी में अगर आप RWA बनाने जा रहे हैं तो बिल्डर पूरी तरह एक माफिया का काम कर लेता है। आप अथॉरिटी में जाएंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं, पत्रकार हैं, इसलिए वो सुन लेते हैं, सुनवाई नहीं होती है। आप समझिए कि जो इन्फ्लुएंशियल नहीं, एक आम आदमी घर से निकले, उसको समस्याएं हैं कि जी बिल्डर प्रताड़ित कर रहा, हमने घर खरीदा, हमसे फ्रॉड हो गया। घर 4-4, 5-5, 8-8 साल, मैंने अपना घर जो पहला घर खरीदा था, मुझे उसी की डिलीवरी में 3 साल की देरी हुई। हम आवाज भी उठा लें, लेकिन वो आवाज सरकार एक बार सुन तो लेती है, उसके बाद वो अनसुनी रह जाती है। घर खरीदने में आप ब्याज भरते रहते हैं, ये सपना देखते हैं कि घर ले लिया है, रेडी टू मूव है, घर पहुंच जाएंगे, हमारा किराया बच जाएगा। लेकिन एक तरफ आप किराए के जाल में भी फंसे रहते हैं और दूसरी तरफ घर की EMI का कुचक्र भी आपको दबाते रहता है। और ये जो अवैध इमारत की सोचिए, जिन लोगों ने घर खरीदा था ये सोच के खुली हवा है, आगे पार्क है, उन्हें क्या पता था बिल्डर लालच में आएगा, वहां टावर खड़ा कर देगा। अब टावर में जब घर मिलने लगे, कम दरें थी, लोगों ने सोचा यहाँ घर खरीद लेते हैं, सस्ते घर, कम से कम ऊंचाई पर है, अच्छी हवा मिलेगी, NCR में आशियाना मिलेगा। लेकिन जब इमारत खड़ी होती गई तो सोसाइटी के लोगों को आपत्ति हुई, बिल्डर ने बिना अनुमति लिए बना दी, सारे नियमों को तोड़ा और तोड़ने के बाद आज नियमों की अवहेलना करके बनाई गई बिल्डिंग को ही तोड़ना पड़ा। सपने आम आदमी के टूटते हैं। NCR में, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, जहां घर खरीदने आते हैं, और उन तमाम चुनौतियों से हम आप 2-4 हो चुके हैं, उन मुश्किलों को झेल चुके हैं। सुनवाई नहीं होती, ना बिल्डर सुनता है, ना अथॉरिटी सुनती है। अगर मैं ये भी कहता हूं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना होता तो ये इमारत ऐसे ही खड़ी होती। ये जैसे 12 से 14 बनी, 14 से 30 बनी, 30 से 40 बनकर खड़ी हो जाती। यहाँ लोग रहने के लिए भी आ जाते, चुनाव आते, लोग यहाँ वोट मांगने भी चले आते। ये कहते हम समस्याएं सुलझाएंगे, वो समस्याएं फिर समस्या बन के रह जाती 5 सालों के लिए। लोगों ने हिम्मत की थी, हमें फिर तारीफ करनी होगी उन लोगों को कि एक बिल्डर के खिलाफ खड़े हो गए, एक प्रभावशाली शख्सियत के खिलाफ खड़े हुए, अपना अधिकार उन्होंने मांगा, उसके लिए लड़ाई लड़ी, खुद से पैसा जमा किया, वकील खड़े किए और आज वो मुकदमा जीते। ये संदेश उन नोएडा NCR में जो घरों का सपना दिखाते हैं उन लोगों के लिए है कि अब आप छलावा नहीं कर सकते। लेकिन क्या सिर्फ अदालतों से काम चलेगा? सरकार अपनी जिम्मेदारी एक बड़ा वर्ग, आपको तस्वीरें, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो लगातार मुझे सवाल भेज रहा है। वो पूछ रहा है कि इसको गिराकर, ये जो करोड़ों की 800 करोड़ की इमारत थी, इसको गिराकर वास्तव में हमने कुछ हासिल किया क्या? क्या वास्तव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज के बाद ऊंची ऊंची इमारतों की जड़ों में करप्शन नहीं होगा? क्या वास्तव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट का जो एरिया होगा वहां पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा? क्या वास्तव में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं, जिनके दस्तखत से इस तरह के निर्माण होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? या ढाक के 3 पात सब मिलीभगत यहाँ पर होती है? 3 सरकारें 2005 से लेकर, अगर सिर्फ 2017 तक की हम बात करें, आप देखिए 2005 में अलग सरकार थी, 2007 में बहन मायावती जी की सरकार बनी 206 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, जिसके बाद एक बूम देखा गया। खासतौर से साल 2010 में ऐसा लगता था जितना भी मिडिल क्लास फैमिली है वो सब अपना घर खरीद सकते हैं। इस तरह की उम्मीदें जगी, लोगों ने जितनी जमा पूंजी थी वो लगा दी, बिल्डर को दे दी। उसके बाद हुआ क्या, 2012 में वादा किया गया था फ्लैट देने का, और वो फ्लैट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2010 की बुकिंग आज तक 2022 में भी नहीं मिली है। कुछ लोगों को 2018 में मिलता है आधे अधूरे निर्माण के साथ, कुछ लोगों को 2020 में मिलता है आधे अधूरे निर्माण के साथ। क्या इस पर रोक लगेगी? क्या वास्तव में आशुतोष इस बारे में उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि कई सरकारें 2000, जैसा मैं बता रही हूं, बहन मायावती जी की सरकार, 2012 में उनकी सरकार जाती है, अखिलेश यादव की सरकार आती है 2017 में, उसके बाद ये दोनों सरकार चली जाती हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है।
लेकिन अधिकारियों के ऊपर उस तरह से लगाम लगता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है और लोग इसी वजह से आक्रोशित हैं। आपके सिग्नेचर से उनकी जिंदगी किस तरह से सड़क पर आ जाती है। वो लोग जरा सोचिए, इतने जो वायु प्रदूषण पीछे है, इतना भयंकर ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 3700 किलोग्राम का अगर विस्फोटक बारूद वहां पे ब्लास्ट किया है, आप समझ सकते हैं वहां के जो हवा के कण है वहां पर क्या स्थिति बनी होगी। वो आम लोग क्यों भुगते हैं इन लोगों की कारस्तानी को? वो अपना पैसा भी पे करें और वो परेशान भी होते रहे। आशुतोष, मैं इतना सोच के डरता हूं चित्रा कि अगर बगल में मेरा घर होता, इस धमाके से अगर उसके ढांचे को नुकसान पहुंचता, इंश्योरेंस तब होता, बिल्डर भरपाई करता, जो कंपनी डिमोलिशन करे बाद में करती, तब तक के लिए मैं अपना सर छुपाने कहाँ जाता। ये तमाम सारे लोग एटीएस के रहने वाले हैं। जब आपने घर खरीदा था, क्या ये नक्शे पर था कि यहाँ 2 मंजिल एक बड़ी सा टावर खड़ा हो जाएगा जो आपके पार्क व्यू को, आपके साफ हवा को रोके? ये उम्मीद थी? आपको लगता है कि इस कम से कम कार्रवाई के बाद जो बिल्डर हैं और अफसरों की साठगांठ है, जो नुकसान हमारे सपनों को पहुंचाती है, कुछ रोक लगेगी? हमें तो यही उम्मीद है कि रोक लगेगी। ये एक लेसन होगा सब बिल्डरों के लिए कि गैरकानूनी काम नहीं कर सकते, सब परमिशन लेना पड़ेगा। अभी यही देखना है कि ये कैसे एक मिसाल बनता है दूसरे लोगों के लिए और आरडब्ल्यू के लिए, जो लोगों ने जोरों से लड़ाई की है बिल्डर के साथ और अपने जस्टिस ले आए। एक आउटरीच चित्रा था कि आखिर इसको तोड़कर अस्पताल बना दें, लोगों के लिए रहने के लिए कुछ बना दें। आप ये समझिए कि जिन्होंने घर खरीदा, उन्होंने घर में कुछ देखे थे एसेट्स कि यहाँ खुली हवा है, हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और अगर वहाँ इमारत खड़ी हो जाती है जिससे उनको असुविधाएं हों, जितनी एमिनिटीज हैं 2000 लोगों के लिए, अगर वहां 2000 और लोग आ जाते हैं तो ओवर क्राउडिंग होगी। हो सकता है कि लगे कि ऐसा कि एक क्लास क्या इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये अधिकारों की लड़ाई है। आपने अपने खून पसीने की कमाई जिस काम के लिए दिए हैं, अगर उसके साथ समझौता हो रहा है, सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा।